स्वतंत्र भारत ने अपनी सबसे बड़ी और पहली लड़ाइयों में से एक जमीन के लिए लड़ी थी। आज हम उसी की कहानी जानेंगे। देखिए, ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों को यहाँ से वहाँ करने की बात नहीं थी। नहीं, ये उन करोड़ों किसानों के लिए न्याय, सम्मान और एक बेहतर भविष्य की लड़ाई थी, जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि जब देश नया नया आज़ाद हुआ, उसके सामने हजार चुनौतियां थीं, तो सबसे पहले जमीन के मुद्दे को ही क्यों पकड़ा गया? आखिर ऐसा क्या था इस मुद्दे में? इसका जवाब हमारे इतिहास की उन बेड़ियों में छिपा है, जिन्हें तोड़े बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। चलिए इस दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। इस पूरे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस जमींदारी व्यवस्था को समझेंगे जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे कुमारप्पा समिति ने एक बिल्कुल नई राह दिखाई। इसके बाद हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी का किला कैसे ढहाया गया और किसानों को कौन-कौन से नए अधिकार मिले। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस लंबी लड़ाई के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं। कहते हैं ना कि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को समझना पड़ता है, और भारत की जमीन से जुड़ी जो समस्या थी, उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। ये वो जड़ें थीं जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने अपने फायदे के लिए और भी जटिल बना दिया था। तो सोचिए, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो हमें कृषि का एक ऐसा ढांचा मिला जो पूरी तरह से टूटा हुआ और शोषक था। ये एक ऐसी मशीन थी जिसे किसानों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनसे लगान का एक एक पैसा निचोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस मशीन में किसान सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह गया था। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि ब्रिटिश भारत का पूरा नक्शा इन 3 व्यवस्थाओं में कैसे बटा था। सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 91% जमीन रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत थी। फिर 30% पर महालवाड़ी और 19% पर जमींदारी सिस्टम काबिज था। अब नाम भले ही अलग अलग थे, पर इन सब का मकसद एक ही था, अंग्रेजों की तिजोरी भरना। तो इस अन्याय और शोषण की दीवार को गिराने के लिए आज़ाद भारत की सरकार ने एक समिति बनाई। और इस समिति का काम सिर्फ कुछ कानून बनाना नहीं था, इसका काम था सुधार के लिए एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नई दिशा देना। और वो थी जेसी कुमारप्पा समिति। साल था 1949। इस समिति की रिपोर्ट महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं थी। आप कह सकते हैं कि ये भूमि सुधारों की गीता थी, जिसने आने वाले कई दशकों के लिए रास्ता तय कर दिया। इस समिति की सिफारिशें सच कहूं तो क्रांतिकारी थी। ये कोई छोटी मोटी मरहम पट्टी नहीं कर रही थी, बल्कि पूरी की पूरी सड़ी गली व्यवस्था की सर्जरी का सुझाव दे रही थी। सोचिए जरा, सरकार और किसान के बीच के सभी बिचौलियों को पूरी तरह से हटा देना, और जो किसान 6 साल से किसी जमीन पर खेती कर रहा है, उसे ही उस जमीन का मालिक बना देना। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा और साहसिक सपना था। तो ठीक है, सिफारिशें तो आ गईं, कागज पर एक बहुत अच्छा प्लान तैयार था, लेकिन असली चुनौती तो अब थी इसे जमीन पर उतारने की। और इस बड़ी जंग का पहला मैदान बना उत्तर प्रदेश, जिसने एक ऐसा कानून बनाया जो आगे चलकर पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। ये नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950, या जिसे शॉर्ट में UPZALR एक्ट भी कहते हैं। ये वो कानूनी हथौड़ा था जिसने भारत में बिचौलियों और जमींदारों के राज पर पहली बड़ी चोट की। पर यह कानून लाना इतना आसान नहीं था। इसे कई कानूनी तूफानों से गुजरना पड़ा। देखिए, 1950 में ये पास हुआ, लेकिन फिर इसे बचाने के लिए 1951 में संविधान की 9वीं अनुसूची की ढाल देनी पड़ी, ताकि इसे कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। और आखिरकार 1 जुलाई 1952 को ये पूरे प्रदेश में लागू हो गया। तो इस एक कानून का असर कितना बड़ा था, इस आंकड़े को देखिए। लगभग 2 करोड़, जी हाँ, 2 करोड़ किसान जो पीढ़ियों से जमींदारों की दया पर जी रहे थे, वो पहली बार बिचौलियों के चंगुल से आजाद हुए और सीधे सरकार से जुड़े। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। अच्छा, अब जब पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया गया,
तो एक नई व्यवस्था बनाना भी तो जरूरी था। इसके लिए भूमि के मालिकाना हक को नए सिरे से परिभाषित किया गया, जिसने किसानों के अधिकारों की एक नई कहानी लिखी। इस कानून ने किसानों के लिए 3 तरह के अधिकार बनाए। सबसे ऊपर थे भूमिधर मौरूसी, जिनके पास जमीन पर स्थायी और वंशानुगत अधिकार थे, और सबसे जरूरी बात, वो अपनी जमीन बेच भी सकते थे। फिर दूसरे नंबर पर थे भूमिधर गैर मौरूसी, जिनके अधिकार स्थायी और वंशानुगत तो थे, लेकिन उन्हें जमीन बेचने की इजाजत नहीं थी। और तीसरे थे आसामी, जो किसी और की जमीन पर बस अस्थायी तौर पर खेती करते थे। चलिए, अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन ऐतिहासिक सुधारों की आज क्या विरासत है। क्योंकि जमीन की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, बस उसका रूप बदल गया है। समय के साथ असली चुनौती जमींदारों से हटकर सरकारी फाइलों पर आ गई। अब असली दुश्मन बन गए दशकों पुराने, गलतियों से भरे और विवादों में उलझे जमीन के कागजात। यही कागज आज अनगिनत मुकदमों की जड़ बने हुए हैं। ये तुलना दिखाती है कि हम कितना लंबा सफर तय कर चुके हैं। एक तरफ कागजों के वो धूल भरे बंडल, जिन्हें खोजना भी मुश्किल था, और दूसरी तरफ आज का भूलेख जैसा डिजिटल पोर्टल, जहां कोई भी अपनी खतौनी को रियल टाइम में ऑनलाइन देख सकता है। ये पारदर्शिता की दिशा में वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी आधुनिकीकरण का अगला पड़ाव है ULPIN। इससे आप जमीन का आधार कार्ड भी कह सकते हैं। इसमें जमीन के हर एक टुकड़े को एक 14 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाएगा। ये उसकी डिजिटल पहचान होगी। इससे धोखाधड़ी और जमीनी विवादों को रोकने में क्रांतिकारी मदद मिलने की उम्मीद है। तो अंत में ये सब कुछ क्यों मायने रखता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये कथन हमें याद दिलाता है कि भूमिहीनता ही ग्रामीण गरीबी का मूल कारण है। भूमि सुधार का संघर्ष हमेशा से इसी गरीबी और असमानता के खिलाफ एक लड़ाई रहा है। एक ऐसी लड़ाई जो पहले जमींदारों के खिलाफ लड़ी गई और आज डिजिटल मैदानों पर लड़ी जा रही है। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घर के जो कागजात हैं या फिर हमारी खेती की जमीन की रजिस्ट्री, ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं हैं। नहीं, इनके पीछे ना इतिहास, संघर्ष और बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। तो आज हम सब मिलकर भारत में भूमि सुधारों की उसी दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं। मतलब जमींदारों के जमाने से लेकर आज जमीन के अपने आधार कार्ड तक। चलिए इस पूरे सफर को बारीकी से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए इसके बारे में। क्या हमारी जमीन का अपना कोई आधार कार्ड हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही एक सवाल आज भारत के सबसे बड़े भूमि सुधारों के बिल्कुल सेंटर में है, और हम देखेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम उस समस्या की बात करेंगे जो हमें विरासत में मिली। फिर देखेंगे कि आज़ादी के बाद जो बिचौलिए थे उन्हें कैसे हटाया गया। इसके बाद जमीनों को एक नया और ज्यादा असरदार रूप कैसे दिया गया। और फिर एंट्री होती है डिजिटल क्रांति की, जो सब कुछ बदल रही है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सारे बदलाव आज किसानों की मदद असल में कर कैसे रहे हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, आज जो डिजिटल सुधार हो रहे हैं ना, उनको अगर सही में समझना है तो हमें पहले उस जटिल और कह सकते हैं शोषक व्यवस्था को देखना होगा जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली थी। अंग्रेजों की जो भूमि नीति थी ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। बस किसानों की भलाई से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब इसे लागू करने के लिए उन्होंने मोटे तौर पर 3 सिस्टम बनाए। पहला था जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जमींदार जमीन के मालिक होते थे और वो किसानों से लगान वसूलकर अंग्रेजों को देते थे। दूसरा था रैयतवाड़ी। यहां सरकार सीधे किसान यानी रैयत से टैक्स लेती थी। और तीसरा था महालवाड़ी, जिसमें पूरे के पूरे गांव को यानी महाल को एक यूनिट मानकर टैक्स वसूला जाता था। और ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितने बड़े एरिया में फैले हुए थे। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसान सीधे सरकार को टैक्स देते थे, वो ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से मतलब करीब करीब 51% एरिया पर लागू थी। वहीं महालवाड़ी 30% और जमींदारी 19% हिस्से पर। अच्छा, अब आते हैं आज़ादी के बाद के दौर पर।
देखिए, भारत सरकार के सामने उस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी इस विरासत को सुधारना। और जो सबसे पहला बड़ा कदम उठाया गया वो था जमींदारी जैसी बिचौलिया व्यवस्थाओं को खत्म करना, ताकि किसान और सरकार के बीच में कोई और ना आ सके। इस बदलाव के पीछे जो सोच थी वो जेसी कुमारप्पा समिति के इस एक वाक्य में बिल्कुल साफ हो जाती है। लक्ष्य था जमीन जोतने वाले और राज्य के बीच के सभी बिचौलियों को खत्म करना। मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था, ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और इस बदलाव की मशाल पता है सबसे पहले किसने उठाई? उत्तर प्रदेश ने। 1950 का जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम था, वो सिर्फ एक कानून नहीं था। नहीं, वो तो एक ऐसी मिसाल थी जिसने पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाया। तो ये कानून लागू हुआ 1 जुलाई 1952 को, और इसने रातों रात जमींदार वर्ग को खत्म कर दिया। जरा सोचिए, करीब 2 करोड़ काश्तकार सीधे राज्य के संपर्क में आ गए। इतना ही नहीं, इसे कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया गया। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसानों को पहली बार अपनी जमीन पर परमानेंट, वंशानुगत और उसे बेचने का अधिकार मिला, जिससे वो सही मायनों में भूमिधर यानी जमीन के असली मालिक बन गए। तो ठीक है, बिचौलियों को तो हटा दिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब 2 नई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। एक, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, और दूसरी, ज्यादातर किसानों के खेत छोटे छोटे टुकड़ों में यहां वहां बिखरे हुए थे। अब सवाल था, इससे कैसे निपटा जाए? इसका जवाब निकला हदबंदी, जिसे लैंड सीलिंग भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा था। सरकार ने एक लिमिट तय कर दी कि कोई भी एक व्यक्ति या परिवार कितनी जमीन रख सकता है, और उस लिमिट से ज्यादा जो भी जमीन थी उसे सरकार ने ले लिया और उन लोगों में बांट दिया जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 1972 के जो नेशनल गाइडलाइंस थे, उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जहां सिंचाई की सबसे अच्छी सुविधा थी, वहां 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए ये लिमिट 18 एकड़ तय की गई। मतलब साफ था, इससे ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता था। हाँ, और जहां सिंचाई नहीं थी वहां ये लिमिट ज्यादा थी, 54 एकड़। अब दूसरी बड़ी समस्या क्या थी? बिखरे हुए खेत। तो इसे हल करने के लिए शुरू हुई चकबंदी। इसको ऐसे समझिए कि किसी किसान के खेत एक पजल के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह हैं। एक टुकड़ा यहाँ तो दूसरा कहीं और। चकबंदी ने क्या किया? इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा पूरा खेत बना दिया, जिसे चक कहा गया। और इसका असर तो जबरदस्त हुआ। चकबंदी से पहले सोचिए, छोटे और बिखरे खेतों पर खेती करना कितना मुश्किल और खर्चीला रहा होगा। लेकिन चकबंदी के बाद किसानों को एक ही बड़ा खेत मिल गया। इससे खेती आसान हो गई, सिंचाई बेहतर हुई, और तो और ट्रैक्टर जैसी मशीनों का इस्तेमाल भी मुमकिन हो पाया। चलिए, अब हम भूमि सुधार के एक बिल्कुल नए दौर में एंट्री करते हैं। ये वो दौर है जहां सदियों पुरानी कागजी फाइलों को डिजिटल पिक्सेल्स में बदला जा रहा है। ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे कि भारत की अदालतों में जितने भी सिविल केस चलते हैं, उनमें से लगभग 60%, जी हाँ 60% मामले जमीन और प्रॉपर्टी के झगड़ों से जुड़े होते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पुराने, फटे पुराने और अक्सर गलतियों से भरे कागजी रिकॉर्ड। तो सवाल ये था कि इस समस्या को जड़ से खत्म कैसे किया जाए। इसका समाधान सामने आया 2008 में एक प्रोग्राम के रूप में, जिसे आज हम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMP के नाम से जानते हैं। और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, देश की हर जमीन का रिकॉर्ड, हर नक्शा, सब कुछ डिजिटल करना, और एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां जमीन का मालिकाना हक गारंटी वाला हो, जिस पर कोई सवाल ही ना उठा सके। और इसी प्रोग्राम का जो सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है वो है ULPIN यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे आप जमीन का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। ये है क्या? ये हर जमीन के टुकड़े के लिए एक 14 डिजिट का यूनिक आईडी है, जो उसके बिल्कुल सटीक GPS लोकेशन पर आधारित है। याद है, हमने एकदम शुरू में जमीन के आधार की बात की थी।
बस यही है वो ULPIN। जैसे हम सबकी एक यूनिक आधार आईडी होती है, ठीक वैसे ही अब हर जमीन के टुकड़े की अपनी एक यूनिक डिजिटल पहचान होगी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। सवाल ये है कि इन सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स का असल में फायदा क्या है? ये आज किसानों की जिंदगी को बेहतर बना कैसे रहे हैं? चलिए देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं स्वामित्व योजना का। इसमें पहली बार हो रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके गांव में घरों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद गांव वालों को एक ऑफिशियल प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है। उत्तर प्रदेश में इसे घरौनी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब उनके पास अपने घर के मालिकाना हक का एक पक्का सबूत है। इससे झगड़े कम होते हैं और सबसे बड़ी बात, वो इस कार्ड पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। PM किसान सम्मान निधि जैसी जो योजनाएं हैं ना, जिसमें किसानों को सीधे 6,000 रुपए मिलते हैं, वो अब इन्हीं डिजिटल रिकॉर्ड्स यानी खतौनी से वेरीफाई होती हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना और खेत सुरक्षा योजना जैसी स्कीम्स भी सही लोगों तक पहुंचने के लिए इन्हीं एकदम सटीक रिकॉर्ड्स पर निर्भर करती हैं। तो जमींदारी से लेकर जमीन के आधार तक का एक बहुत लंबा सफर हमने तय किया है। अब जब देश के हर जमीन के टुकड़े को अपनी एक यूनिक डिजिटल पहचान मिल जाएगी, तो ये सोचना दिलचस्प है कि भारत में एक पारदर्शी और कुशल भूमि शासन का भविष्य कैसा दिखेगा। अगला बड़ा कदम क्या होगा? कभी सोचा है कि 200 साल से भी ज्यादा पुराने जमीन के नियम आज भी भारत के गांवों में लाखों लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल सकते हैं? जवाब शायद चौंकाने वाला हो। तो आइए समझते हैं ब्रिटिश भारत की उन 3 भू राजस्व प्रणालियों को जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज की चर्चा में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भूमि सुधार का मतलब क्या है। फिर अंग्रेजों के उन 3 बड़े एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। इसके बाद जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब की विरासत क्या रही, यानी शोषण और असंतोष की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जो किया उसे समझने से पहले एक कदम पीछे जाकर यह समझना जरूरी है कि ये भूमि सुधार आखिर है क्या। ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय से जुड़ा एक बहुत ही गहरा मुद्दा है। तो एकदम सीधे सरल शब्दों में कहें तो भूमि सुधार का मतलब है जमीन के मालिकाना हक के जो नियम कानून हैं उन्हें ठीक करना। इसका मकसद उन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना था जहां कुछ ही लोगों के पास सारी जमीन होती थी और ज्यादातर किसान बेचारे भूमिहीन थे। तो असल कहानी शुरू होती है यहां से। अंग्रेजों के इन नीतियों के पीछे कोई भलाई का मकसद नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका तो बस एक सीधा साधा लक्ष्य था, भारत की जमीन से जितना हो सके पैसा निचोड़ना, एक स्थिर और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू। अब सवाल यह था कि पैसा निकाला कैसे जाए। अंग्रेजों ने इसके लिए कोई एक तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने असल में 3 अलग-अलग, कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए। हर एक्सपेरिमेंट में टैक्स वसूलने का तरीका एकदम अलग था। पहला एक्सपेरिमेंट था 1793 में जमींदारी सिस्टम। इसे आप आज की भाषा में आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। मतलब टैक्स वसूली का काम जमींदारों को दे दिया। फिर 1820 में आया रैयतवाड़ी सिस्टम। यह था डायरेक्ट कंट्रोल, जहां सरकार खुद सीधे किसानों से टैक्स लेती थी। और आखिर में 1822 में आया तीसरा एक्सपेरिमेंट, महालवाड़ी सिस्टम। ये एक तरह का कम्युनिटी अप्रोच था, जहां पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया गया। चलिए अब इन तीनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, समझते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या था और सबसे जरूरी बात, किसानों पर इनका असर क्या पड़ रहा था। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये इन नीतियों के मास्टाब को, इनके स्केल को दिखाता है। रैयतवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 51% हिस्से पर, मतलब आधे से भी ज्यादा। ये कोई छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, ये पूरे देश पर थोपी गई बहुत बड़ी नीतियां थीं। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। जमींदारी सिस्टम जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया, उसमें जमीन का मालिक कौन? जमींदार। टैक्स कौन वसूलेगा? जमींदार। वहीं रैयतवाड़ी में कागज पर मालिक था किसान, जिसे रैयत कहते थे, लेकिन टैक्स वो सीधे सरकार वसूलती थी। और महालवाड़ी में मालिक था पूरा गांव,
और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी थी गांव के मुखिया की। मतलब 3 सिस्टम, 3 अलग-अलग मॉडल। पर मॉडल कोई भी हो, असली बोझ किस पर था? किसान पर। जमींदारी में तो किसान अपनी ही जमीन पर किराएदार बनकर रह गया और जमींदार वसूले गए लगान का लगभग 89% हिस्सा अंग्रेजों को दे देते थे। और रैयतवाड़ी में वहां किसान मालिक तो था, पर उस पर 33 से 55% तक का भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया। नतीजा, आखिर में पिस तो बेचारा किसान ही रहा था। तो ये थे अंग्रेजों के एक्सपेरिमेंट्स। पर इन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा क्या निकला? इनकी विरासत क्या रही? सच तो ये है कि वो कहानी शोषण और असंतोष की है। एक ऐसी कहानी जिसका असर आज तक महसूस होता है। ये लाइन देखिए, वास्तविक किसान केवल एक काश्तकार की हैसियत तक सिमट कर रह गया। सोच कर देखिए, जो पीढ़ियों से अपनी जमीन पर खेती कर रहा था, जो उसका मालिक था, वो अचानक रातों रात अपनी ही जमीन पर एक किराएदार बन गया। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? और ये सिर्फ 1-2 लोगों की कहानी नहीं थी। इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। लोगों से उनकी जमीनें छिन गईं, टैक्स इतना ज्यादा था कि वो चुका नहीं पाते थे और फिर कर्ज के जाल में फंस जाते थे। गांव के गांव गरीब हो गए और जाहिर है इन सिस्टम्स के खिलाफ गुस्सा, असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगा। और अगर लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं तो इस आंकड़े पर नजर डालिए। आज भी भारत की 60% से ज्यादा लेबर फोर्स खेती पर निर्भर है और उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो या तो भूमिहीन मजदूर हैं या बहुत छोटे किसान। ये जो जमीन से बेदखली की कहानी है ना, ये उन्हीं औपनिवेशिक नीतियों की सीधी विरासत है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जमीन पर मालिकाना हक के ये जो औपनिवेशिक सिस्टम थे, क्या वो आज भी हमारे ग्रामीण समाज को, हमारे गांवों में होने वाले भूमि विवादों को प्रभावित कर रहे हैं? ये इतिहास आज भी हमारे वर्तमान को कैसे बना और बिगाड़ रहा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।